सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वी हैव ऑलरेडी डन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर एंड वी हैव डन a few numericals of unit and dimension, and the remaining numericals and NCERT exercise we will do in the next lectures. Okay, so today we will start a new chapter, motion in straight line. ये जो चैप्टर है आपका, पहली बात तो इसमें आपके 9th में आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, बिकॉज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब क्वांटिटीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड के टाइप्स, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज। एक नया पढ़ने को मिलेगा इंस्टेंटेनियस। ये एक, ठीक है, उस तरीके से वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलेरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो और इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अब तक जो आपने किया था, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 9th में पढ़ा है, उसमें सिर्फ आपने ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है। लेकिन अब जो हम करेंगे, एक उसमें कैलकुलस मेथड भी आएगा। ठीक है, तो एक और मेथड से इस बार हम 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। यू हैव ऑलरेडी डन टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मोशन है स्ट्रेट लाइन। हम मोशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल mechanics. What is mechanics? Mechanics is a branch of physics that deals with the motion of a body due to the application of the force. Mechanics is the branch of physics that deals with the motion of a body due to the application of force. The two main branches of mechanics are statics, dynamics. Statics and dynamics. अब मोशन है, मोशन दो ही हो सकते हैं, तो बॉडी रेस्ट पे होगी या वो बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स के भी फर्दर दो ब्रांच बांट दिए, एक हो गया स्टैटिक्स, एक हो गया डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्योंकि दो तरह का मोशन होता है, या तो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा आपके पास। तो स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट पर हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पर, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं। डायनेमिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में हैं। ओके, काइनेमेटिक्स। अब डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। Why motion is occurring is known. डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में एक ही डिफरेंस है। डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों में ही हम मोशन, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन डायनेमिक्स एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें। डायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी में अगर मोशन आ रहा है या उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, या वो मोशन से रेस्ट पे आ रहा है या वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, कौन सी ऐसी फोर्स उस पर आ गई कि वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है या मोशन से रेस्ट में आ रहा है। तो डायनेमिक्स में हम उसका कॉज भी पढ़ेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम उसका कॉज नहीं पढ़ेंगे कि वो क्यों मोशन में आ रहा है। हम बस उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो मोशन में है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से रेस्ट में आ रहा है, ये पढ़ेंगे बस।
काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वो क्यों आ रहा है ऐसा, लेकिन डायनामिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है या मोशन से रेस्ट पे आ रही है, मतलब वो अपना चेंज ऑफ स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज कर पा रही है। ठीक है, अब इसमें ये पढ़ने से पहले आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स नाउ यू आर इन 11th क्लास, सो यू हैव टू रीड एंड इमेजिन मेनी थिंग्स। ओके, कॉन्सेप्ट्स को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरली आपको देखने को ऐसे मिलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन मैकेनिक्स, अ पार्टिकल इज अ geometrical mass point or a material body of negligible dimensions. It is only a mathematical idealization. ये देखो लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर, idealization। पहली बात तो हमने आइडियल कंडीशंस बनाई हुई है, हर जगह आइडियल कंडीशंस बनाई हुई है, तो क्या आइडियलिज्म है? नहीं है। आइडियलाइजेशन हम बस सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास को समझना चाहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसका जितना साइज है, अगर वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट कैन बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लाइक एक एरोप्लेन की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आप कैसे आप कहोगे सर एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? लेकिन एक एरोप्लेन का जो मतलब साइज है, लेंथ है, कितनी होगी एरोप्लेन की लेंथ, साइज? आई थिंक 500 मीटर या 300-400 मीटर, इतनी होगी लेंथ। लेकिन एक एरोप्लेन जो डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग अ फ्लाइट, वो कितना किलोमीटर होगा? एक एरोप्लेन का जो साइज है मान लो 400 या 500 मीटर होगा, या उससे भी कम 100 या 200 मीटर होगा, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है लगभग 100 किलोमीटर। तो अगर आप कंपेयर करो 100 किलोमीटर, और मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, डिवाइड बाय उसका साइज मान लो 100 मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 zeros और लग जाएंगी, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 100, 2 जीरो कट गई, तो वो अपने साइज से 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ आइडियलाइजेशन, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं ऐसा है, ठीक है। In practice, the nearest approach to a particle is a body whose size is much smaller than the distance or the length involved. Even अगर हम एटम के अंदर जाएं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, या गैस की बात करें हम, गैस में पार्टिकल्स होते हैं, और गैस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, गैस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और उनका साइज़ बहुत निग्लिजिबल साइज होता है, गैस के पार्टिकल्स का साइज निग्लिजिबल होता है। लेकिन जब वो डिस्टेंस कवर करते हैं दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट करने के लिए, सो इट इज़ इन मीटर और सेंटीमीटर, और उनका जो साइज है वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो उस केस में भी हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो कंडीशन अगर हम बोले पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की समझना है तो यही है कि अगर एक ऐसा बॉडी जिसका खुद का जो डायमेंशन है, वो जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है या लेंथ कवर कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसका जो साइज़ है वो बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू द लेंथ कवर्ड बाय दैट पार्टिकल। जैसे कि मैंने बोला एरोप्लेन के बारे में, वैसे एक कार भी है, एक कार का साइज़ भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कार का साइज़, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है। इट कैन कवर
1500, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली अ शिप, ये जो दिखा रखे हैं आपके पास जितने भी एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपको, अर्थ इज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ रीजन, व्हाट इज द रीजन? नाउ अर्थ इज सो मच बिग, वी लिव ऑन द अर्थ, बट स्टिल हाउ अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? बिकॉज देखो, अर्थ सन के चारों तरफ 365 दिन में, 365 दिन 6 आवर्स नियरली एक कंप्लीट चक्कर पूरा करती है। तो आप समझ सकते हो कि एक अर्थ जो कि खुद में इतना बड़ा है, इट इज टेकिंग 365 डेज 6 आवर समथिंग टू कंप्लीट ओनली वन रेवोल्यूशन। तो अर्थ के साइज से वो जो सर्कल है या जो आपका इलिप्टिकल पाथ है अराउंड द सन, इट इज वेरी वेरी लार्ज। तो अर्थ कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सब के लिए आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि आप ये मैथ्स में पढ़ चुके हो। आपके सामने मान लो एक वॉल है, उस वॉल पे कोई इंसेक्ट है, या आप अपने रूम में कहीं पर भी खड़े हो, तो मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज़ योर डिस्टेंस, कैन यू मेजर? नो, यू कैन नॉट मेजर, बिकॉज अगर आप चारों साइड को देखो, चारों साइड से आपका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, तो आप एक वैल्यू मुझे कैसे बताओगे? वट विल यू डू? फर्स्ट यू विल आस्क मी कि सर कहाँ से मैं मेज़र करूँ, या मतलब मैं राइट साइड से मेज़र करूँ, लेफ्ट साइड से मेज़र करूँ, ठीक है, मतलब नॉर्थ से करूँ, साउथ से करूँ, ईस्ट से करूँ, वेस्ट से करूँ। आप अपने रूम में हो, जहाँ पर भी बैठे हो, आप किसी भी एक डायरेक्शन में बैठे होगे ना, तो अगर मैं आपसे पूछूँ एट व्हाट डिस्टेंस यू आर सिटिंग नाउ, तो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज फॉर दैट यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट। आप मुझसे पूछोगे सर आप कहाँ से पूछ रहे हो, आप मतलब सामने वाली दीवार से, जो मेरे को सामने दिख रही है उस दीवार से मैं डिस्टेंस पूछ रहे हो, या जो मेरे पीछे है उस दीवार से मैं डिस्टेंस पूछ रहे हो, या जो साइड पे है, दोनों साइड्स पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू सेट अ रेफरेंस पॉइंट। आपको रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप डिस्टेंस को मेजर कर पाओगे। जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होती हैं, तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या होता है? ये ओ इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस labeled x, y and z axis. The point of intersection of these 3 axes, जहाँ पे तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एंड दिस सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वेट, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हो गया P पॉइंट। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, डन। फिर उसके बाद क्या करते थे हम? फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज r, लेकिन करना क्या पड़ा? हमें पहले ओरिजिन सेट करना पड़ा। अगर हम ओरिजिन सेट नहीं करेंगे तो हम उसका डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओ, ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, मैं ओरिजिन से एक सीधी लाइन खींच दूंगा P पॉइंट तक, और अदरवाइज जैसे आपको मैथ्स में पढ़ा हुआ है, दिस विल बी x, दिस विल बी y। ठीक है, तो आप क्या करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है,
राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ठीक है, तो उसमें से आप हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक टू मेजर द टाइम कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब मान लो आपके सामने जो दीवार है, जो भी आप अपने रूम में देख पा रहे हो, उसमें एक दीवार है वो, ठीक है, और तो वहां पे एक दीवार है, मान लो ऐसे, तो उस पे एक इंसेक्ट है जो कि इस वॉल पे क्रॉल कर रहा है, तो मान लो वो यहाँ पर है अभी, लेकिन क्या वो वहीं पर रहेगा 5 मिनट बाद भी, 10 मिनट बाद भी? क्या पता वो यहाँ पहुँच जाए, क्या पता वो यहाँ पहुँच जाए, क्या पता वो यहाँ पहुँच जाए। तो आपको इसमें टाइम ऑफ रेफरेंस भी सेट करना पड़ता है। अगर आपने डिस्क्राइब करना है, ये एक एडिशनल क्वांटिटी हो जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब मान लो आपको ये पता करना है कि वो जो इंसेक्ट है 5 सेकंड पे कहाँ था, तो मान लो यहाँ था, वो P5 बोल देता हूँ मैं इसको। 10 सेकंड पे कहाँ था, यहाँ था। 15 सेकंड पे कहाँ था, यहाँ था। 20 सेकंड पे कहाँ था, यहाँ था। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आपके पास ये ओरिजिन बन गया और एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे आप, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा 5 सेकंड पे। ऐसे ही 15 पे खींचने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे ऐसे, और फिर ऐसे ही 20 पे भी निकाल सकते हो, फिर ऐसे ही 10 पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको अगर ये भी पता करना है किस टाइम पर आपने उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट इजी है, इसको पढ़ सकते हैं आप। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है। While describing motion, we use reference point और origin with respect to which, WRT का मतलब है with respect to, W stand for with, R for respect, T for to, which the motion of other bodies are observed, ठीक है। We can use any object as reference point. For example, a car at rest or in motion can be used as a reference point. A car at rest or in motion can be used as a reference point. हम उसे यूज कर सकते हैं as a reference point, ठीक है। When you travel in a bus or train, you can see the trees, buildings and the poles moving back. To a tree, you are moving forward and to you, the trees are moving back. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप देखते हो कि जो बाहर के जो ट्रीज हैं वो आपको लगता है कि वो आपसे पीछे जा रहे हैं। When you travel in a bus or train, you can see the trees, building and poles moving back. तो आपके लिए वो जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्री के लिए आप आगे जा रहे होगे, ठीक है। Both you and the trees can serve as reference point, but motion cannot be described without a reference point. तो हमें रेफरेंस पॉइंट पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज हम मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, व्हाट इफेक्ट डू यू गेट व्हेन यू प्ले वीडियो गेम इन्वॉल्विंग कार रेसिंग। ये क्वेश्चन है, ये सोचना है इसको और फिर मुझे बताना कोई ऑब्जर्वेशन हो तुम्हारा इसके बारे में। व्हाट इफेक्ट डू यू गेट व्हेन यू प्ले वीडियो गेम इन्वॉल्विंग कार रेसिंग। नेक्स्ट, ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे पोजीशन की मेजरमेंट करते हैं। ऑफ कोर्स ये सब सिंपल चीज़ें हैं कि जो राइट साइड पे है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, ये तो हमें पता ही है कि this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis, this is negative y-axis, and this is the origin.
ये वी नो दिस थिंग ना. अच्छा, when the same point is chosen as origin for position and time. मान लो इस पोजीशन पे x भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है, मतलब डिस्टेंस भी ज़ीरो है, पोजीशन भी ज़ीरो है उसकी, और टाइम भी ज़ीरो है. तो ए पॉइंट पर ये टाइम और ये पोजीशन, बी पॉइंट पर दिस टाइम एंड दिस पोजीशन, सी पॉइंट पर दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द पोजीशन. अब दूसरा, when the different points are chosen as origins for position and time. अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमने O को नहीं चुना एज अ रेफरेंस. इसमें से क्या कर रहे हैं हम, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड और ओरिजिन आपने O माना है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 30 किलोमीटर. लेकिन अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टेक ए एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो आप कितना बोलोगे, 10. रीजन, आपने अब ए को रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है. तो 30 एंड 40, 40 माइनस 30 कितना होता है, 10 किलोमीटर. सिमिलरली अगर आप बी को रेफरेंस पॉइंट लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर. अब देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, रेस्ट एंड मोशन के एग्जाम्पल हैं. यहाँ पर ये जो as we all have studied, what is rest? If a body does not change its position with respect to time or surroundings, then it is said to be at rest. But if a body changes its position with respect to time or surroundings, then it is said to be in motion. तो उसे मोशन में बोलते हैं हम, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ये स्टेशनरी है, ही स्टेशनरी. ये कार भी मूव कर रही है, ये बॉल भी मूव कर रही है, ठीक है. A body is said to be at rest if its position remains constant with respect to surroundings or frame of reference. Example, mountains, buildings, etc. A body is said to be in motion if its position is changing with respect to its surrounding or frame of reference. Moving cars, buses. अब इसमें ये आपने सब 9th में पढ़ा हुआ, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है. Rest and motion are relative terms. An object which is at rest can also be in motion simultaneously. जैसे कि ये 9th में आपको बताया गया होगा एग्जाम्पल, the passengers sitting in a moving train are at rest with respect to each other. मान लो जो पैसेंजर है वो एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं या चलती हुई बस के अंदर बैठे हैं, तो वो आपस में रेस्ट पे हैं, बट दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम. बट उसी वक्त वो मोशन पे भी हैं टू द थिंग्स आउटसाइड द बस. मान लो कोई पर्सन है वो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा है और वो देख रहा है बस को जाते हुए, या मान लो जब आप ट्रेन में जा रहे हो कोई पर्सन खेत में काम कर रहा है और उसको ये लगा कि आप मोशन में हो, जबकि आप फेलो पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो, लेकिन जो ट्रेन के जो बाहर जो चीज़ें हैं उनको लगा कि आप मोशन में हो, तो आप एक ही टाइम पर रेस्ट पर भी हो और मोशन पे भी हो. दैट इज वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ये हो सकता है इसमें. बोथ द कार आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन. बोथ द कार्स आर मूविंग रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन. बोथ द कार्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अब देखो कंसीडर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्टेशनरी मैन के बारे में बात कर रहे हैं. बोथ द कार्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, अगर दोनों रुकी हुई हैं गाड़ियाँ. बोथ द कार्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन,
ये पर्सन अभी रुका ही हुआ है पहले से ही, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट केस है ये वाला जो केस है, इस केस के अंदर ये दोनों गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और ये मैन भी रुका हुआ है, तो ये मैन स्टेशनरी है, ठीक है, ये मैन स्टेशनरी है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो पहली केस में बोथ द कार्स आर एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। दूसरे केस में दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, तो बोथ द कार्स आर मूविंग रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। बट दोनों गाड़ियाँ अगर सेम स्पीड से चल रही हैं तो बोथ द कार्स आर एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तो जितने भी ट्रेन के अंदर पर्सन बैठे हैं वो सब रेस्ट पर हैं एक दूसरे के, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हाउ? इन द एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ बॉल एंड कार, मैन इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट बट द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। और आपको पता है अर्थ भी रोटेट कर रही है, सन के चारों ओर भी रोटेट कर रही है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। देयरफॉर मैन इज एट रेस्ट with respect to earth but is rotating and revolving around the sun. That is why rest and motion are relative terms. ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। सबसे पहले 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है। 1 डायमेंशन मोशन, पहली बात तो 1 डायमेंशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिसकी सिर्फ लेंथ है। अब ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसकी सिर्फ लेंथ है, कुछ ना कुछ तो उसकी मोटाई होगी, लेकिन हम यहाँ पर ये बोलेंगे इफ़ अ बॉडी हैव लेंथ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ब्रेथ देन इट इज़ नोन एज 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, उसकी जो थिकनेस है या जो ब्रेथ है वो बहुत ही कम है, तो उस केस में हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इवन एक जो ट्रेन है, जैसे कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल if only one of 3 coordinates is required to specified with respect to time, it is also known as rectilinear motion. ये नाम याद रखना, rectilinear motion. In such a motion the object moves in a straight line, a train moving in a straight track, a man walking in a narrow leveled road. 2 dimensional motion, देखो 1 डायमेंशनल में 3 में से एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड होती है, या तो x या y या z। 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस, कोई भी 2 एक्सिस, या तो x y या तो y z या z x, इनको प्लेन बोलते हैं। हमारे पास 3 प्लेन है, 3 एक्सिस हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और 3 प्लेन्स हैं। कौन कौन से? x y, y z एंड z x। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x के बाद y आएगा, फिर y के बाद z आएगा, और फिर z के बाद दोबारा x आएगा। आप x से z पर नहीं जा सकते, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज x y z जो 3 एक्सिस हैं, दीज आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक का मतलब ये होता है 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4। यू कैन नॉट डायरेक्टली गो फ्रॉम 1 to 3, आप जंप नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप पहले x से y पे जाओगे, फिर y से z, और फिर z से x। इसका मतलब आपके पास 3 ही प्लेन है, x y, y z एंड z x। इसमें एंट मूविंग ऑन अ फ्लोर, एक छोटा सा कीड़ा है वो मूव कर रहा है फ्लोर पे। अ बिलियर्ड बॉल मूविंग ऑन अ बिलियर्ड टेबल। स्नूकर गेम सुनी होगी आपने, ग्रीन कलर टेबल होता है। 3 डायमेंशनल जिसमें तीनों एक्सिस रिक्वायर्ड होती हैं, अ फ्लाइंग एयरप्लेन, बर्ड, काइट एक्सेट्रा। द लाइन joining the successive position of a moving body is called its path. The length of actually distance की हम definition कर रहे हैं, distance definition आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो अगर आपको वही याद है तो वो भी ठीक है। यहाँ भी the actual path covered by the body, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब जैसे देखो पिछले वाले जो डायग्राम था, वो पर्सन पहले
यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। तो 5 और 7 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो उसने 7 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 7 किलोमीटर। ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पर, अब वो पर्सन पहले यहाँ से इधर इस वाली पोजीशन पे गया, फिर दोबारा इसी पोजीशन पे वापस आया, तो 5 किलोमीटर जाने में कवर किया, 5 किलोमीटर वापस आने में कवर किया, तो 5 + 5 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है, ये तो थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है, तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर करनी है तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, क्या करना है कि उस पर्सन ने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, तो वो क्यों ऐसे जाएगा, घूम के क्यों जाएगा, वो सीधा चल जाए, वो सीधा चल जाएगा। और ये 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h = अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h = अंडर रूट, बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस परपेंडिकुलर कितने हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, तो h = √629। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब अगर वो, जैसे मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू किया है उसने, एक ऑब्जेक्ट है, ये ओ पर है, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओ पर है, उसने ओ से लेके ए पे गया, पहले वो ओ से लेके ए पे गया इस पाथ से, फिर वो ए से वापस ओ पर आ गया इस पाथ से, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। अंडरस्टूड। तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में डिफरेंस ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें डिफरेंस, सबसे पहले तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, and vector quantity have magnitude as well as direction. तो distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. ठीक है, distance can never be 0, distance कभी 0 नहीं होता, displacement can be 0, positive और negative. ठीक है, अच्छा, distance can have infinite number of values. आपको किसी पोजीशन तक जाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। एंड डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकती है, सबसे शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये हो गया, ए से बी पे जाना है तो डिस्टेंस ऐसे कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल डायरेक्ट, ये डिफरेंस है। अब स्पीड भी आपने पढ़ी हुई है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम टेकन s/t। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज आइदर पॉजिटिव और 0 बट नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कैन एनीवन टेल मी विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। सर ओडोमीटर। हाँ, ओडोमीटर, गुड, ठीक है। ओके, स्पीड इज मेजर्ड इन दीज यूनिट्स, ये कुछ यूनिट्स हैं इनकी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म जब आपके पास स्पीड लगातार चेंज ना हो, जैसे कि मान लो 1 घंटे तक आपने कार चलाई और आपकी जो स्पीड है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउस एवर स्मॉल दीज इंटरवल में बी,
वेरिएबल, वैसे तो बताऊं यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर यू वांट मैक्सिमम एवरेज फ्रॉम माइलेज फ्रॉम योर कार और बाइक एक्सेट्रा, आपको 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के बीच में लगातार गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेकिन इज इट पॉसिबल इन एक्चुअल? क्योंकि अगर आप इतनी स्पीड से लगातार गाड़ी चलाओगे तो कभी कभी आपको ब्रेक भी तो मारना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है। स्पेशली ड्यूरिंग, आपने देखा मोटो जीपी में जो रेसर्स रहते हैं, अपनी बाइक को जब उन्हें मोड़ना होता है तो वो दे डू नॉट वांट टू डिक्रीज देयर स्पीड, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को टिल्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो रोड से बिल्कुल बाहर चले जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में वेरिएबल स्पीड इज पॉसिबल बिकॉज आपको लगातार स्पीड को चेंज करना पड़ता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड आपके पास चेंज नहीं हो रही बेसिकली। जैसे कि जैसे 4 घंटे है, तो मान लो पहले घंटे में इसने कवर किया 20 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे घंटे में इसने कवर किया 40, तीसरे घंटे में इसने कवर किया 60, चौथे घंटे में कवर किया 80। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20। तो यूनिफॉर्म स्पीड है। और यहाँ पर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, फिर ऐसे। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड की एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है वही आपकी एवरेज स्पीड भी है और वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है। बट नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेक कर निकालना पड़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम डेफिनेटली। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम से पता चल रहा है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक टाइम पर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं न्यूमेरिकल के लिए, ये न्यूमेरिकल के लिए कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, तो इन पे हम कल वर्क करते हैं, नेक्स्ट टाइम वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज के लिए लेक्चर आई थिंक इट्स सफिशिएंट।